बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हमने देखा कि हमजा कोविड की वजह से स्कूल बंद हो गए और कितनी खुशियां मनाई ना बच्चों ने बहुत खुशियां मनाई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस पर बहुत परेशान भी हैं और वो बच्चे, ये बच्चे किधर हैं? ये बच्चे यहाँ पर ही हैं। अच्छा, हाँ, इसी दुनिया में। और वाकई बच्चे बड़े स्ट्रेस में, आपको मालूम है। कुछ बच्चे जिनके बड़े करियर ईयर्स हैं वो बड़े परेशान हैं हमजा कि हमने अब इसके बाद कैसे एग्ज़ाम कैसे होने हैं, ग्रेड कैसे आने हैं, रिजल्ट्स कैसे आने हैं, आगे क्या बनना है, हमारे साथ कहीं नाइंसाफ़ी तो नहीं हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इजाज़त देना तो एक छोटी सी बात, लर्निंग पावर्टी की बात की जा रही है, लर्निंग लॉस की बात की जा रही है। ये क्या होता है? वर्ल्ड बैंक की तरफ से हमजा एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, जिसमें कि पहले ही तालीम हासिल करने वाले बच्चों की तादाद जो है वो कम है, उसमें और ज़्यादा कमी जो है मतवक्को है। और उन्होंने कहा है कि आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम रहेंगे। अगले 20 साल में $67 बिलियन से $155 बिलियन का GDP को नुकसान होगा अगर इसी शरह से ड्रॉप आउट्स रहे जो कि हैं अभी तक। उनका कहना है कि 75% से 79% जो है ये लर्निंग पावर्टी में इजाफा मतवक्को है, जो कि मतलब जो कि 2.8 मिलियन बच्चे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल छोड़ चुके हैं और मज़ीद छोड़ जाएंगे। वो तालीम से महरूम हो जाएंगे इसकी वजह से। और हम खुश हो रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं कि जी के बच्चे महफूज तो हैं ना, लेकिन बच्चों का फ्यूचर महफूज है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमसे मुझे लगता है कि हम ना सिर्फ अपने उस पर जब सोचते हैं, हमें किसी ना किसी बच्चे को टेकअप कर लेना चाहिए। जो बच्चे गुर्बत की वजह से स्कूल नहीं जा सक रहे, इसलिए स्कूल नहीं जा रहे कि उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो जॉबलेस हो गए हैं या उनके कारोबार ख़राब हो गए हैं, मेरा ख्याल है कि नज़र रख के हमें किसी न किसी एक फैमिली को, किसी न किसी एक बच्चे को टेकअप कर लेना चाहिए ताकि उसकी तालीम का ये सिलसिला जारी रहे। और ये जो हमें नुकसान की बात की जा रही है $67 बिलियन से $155 बिलियन, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो कि वो कह रहा है। और इसको हम कम कर सकते हैं, जितना हम कोशिश करेंगे तो हमें उसमें कोशिश करनी चाहिए। और जो गुर्बत जो है ना, पढ़ाई की गुर्बत, सीखने की गुर्बत, ये नहीं आनी चाहिए। बच्चे स्किलफुल होने चाहिए, बच्चों को सीखते रहना चाहिए। कुछ मेरे जैसे बच्चे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जी कि 9वीं में तो हमारे नंबर कम आए थे, हमने तो 10वीं में मेहनत करनी थी और अब तो 10वीं में एग्जाम्स नहीं हो रहे तो फलां नहीं हो रहा। इस तरह के बच्चे भी हैं जिनको हीले बहाने भी कुछ मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे हैं जो वाकई एक एक नंबर के ऊपर देख रहे होते हैं कि मेरिट बन रहा होता है और उनका मेरिट ख़राब हो रहा है। और अब चूँकि स्कूल्स बंद हो गए हैं और ये सरकारी स्कूल हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ बहुत ज़्यादा फीसें नहीं हैं लेकिन वो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पा रहे। अगर कोई वालिदैन जो हैं वो किसी निजी स्कूल में भी बच्चे भेज रहे थे और वहाँ पर भी अफोर्डेबिलिटी का इशू आ रहा था, लुक अराउंड एंड प्लीज़ ट्राई टू हेल्प दोस्त जिन्हें इस वक्त मदद की ज़रूरत है। और अब हम बढ़ रहे हैं टॉप स्टोरीज़ की जानिब। कोरोना वायरस एक बार फिर मौत का जाल बिछाने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 43 अफराद जाँ बहक, 2829 नए केसेस रिपोर्ट हुए। हुकूमत का कहना है कोरोना वैक्सीन 2021 की पहली सहमाही में दस्तयाब होगी। वज़ीर सेहत पंजाब ने अपोजिशन जमातों को जल्द से ना करने का मशवरा दे दिया। PDM का आज मुल्तान में सियासी पावर शो। बिलावल भुट्टो कोरोना का शिकार, पीपल्स पार्टी का आसिफा भुट्टो को मैदान में उतारने का फैसला। क्या मुल्तान का जलसा बेनज़ीर भुट्टो की बेटी के बाकायदा सियासी सफर का आगाज होगा? इस पर बात करेंगे। स्टील मिल्स के मुलाजिमीन की बरतरफी पर पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो और हमाद अजहर के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई। बिलावल कहते हैं मुलाजिमों को बहाल करवाएंगे। वफाकी वजीर ने जवाब दिया, इस मसले पर वो लोग सियासत कर रहे हैं जिन्होंने इदारे को डुबोया। और कराची में साइकिलिंग के फरोग के लिए CVU पर साइकिल ट्रैक तो बन गया, मगर साइकिलिस्ट नाखुश हैं। उनका कहना है एन पार्किंग के साथ साइकिलिंग ट्रैक नाकाबिले इस्तेमाल है। तो जी सबसे पहले तो बात करेंगे कोरोना वायरस की, जो बढ़ता चला जा रहा है और उतनी टेंशन और डिप्रेशन भी बढ़ता चला जा रहा है। जापान की बात करें, अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की है कि सिर्फ अक्टूबर के अंदर जापान में कोरोना के खौफ से जो खुदकुशियां हैं
वो कोरोना से मरने वालों से ज़्यादा हो गई। बिल्कुल, वहाँ पे हमेशा से खुदकुशी की शरह ज़्यादा रही है, लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द में नज़र डालें, जैसे हमने अपनी ओपनिंग में बात की है, ये बहुत सारे ऐसे वो लोग हैं जो बेचारे शायद अभी खुदकुशी तो नहीं की उन्होंने, लेकिन उनकी जो है ये खुदकुशी ही है कि अगर बच्चे तालीम ना हासिल कर सक रहे हों, अगर घर के चूल्हे ना जल रहे हो। लेकिन कोरोना वायरस जो है इसकी दूसरी लहर के दौरान केसेज और मौत की तादाद भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 43 अफराद जो हैं लुक़मा अजल बन गए, जबकि 2829 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन खुशैन बात भी है कि 2257 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं और इस वक्त फ़ाल केसेस की मजमूई तादाद की बात की जाए तो वो अभी भी 47,390 पर है। और मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कोरोना वैक्सीन 2021 की पहली सहमाई में दस्तयाब होगी। इसका मतलब है कि अभी बहुत टाइम है। जो लोग इस उम्मीद पे हैं कि शायद वैक्सीन आ जाएगी और बच जाएंगे, हमें एहतियात ही करनी पड़ेगी। और पहले ये भी बताया उन्होंने कि पहले मरहले पर वैक्सीन फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक स्टाफ। फेयर इनफ, उनकी मतलब कि जितनी उन्होंने मेहनत की है और सबसे पहले तो उनको ही मिलनी चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खबरदार कर दिया है कि कोरोना के ज़्यादातर सीरियस केस सामने आ रहे हैं। मुल्तान में 41 मरीज इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं, सिर्फ मुल्तान में। ये उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। उन्होंने ये भी बताया कि SOPs पर अमल नहीं होगा तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। ऑपोजिशन मेहरबानी करे, जल्द से ना करे। उन्होंने क्या कहा हम आपको दें। अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस तरह SOPs प्रैक्टिस करने चाहिए लोगों ने इनकार कर दिया प्रैक्टिस करने से। अगर हम अपने SOPs पे कंप्लायंस नहीं करेंगे और SOPs जो हैं उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिचुएशन इस तरह की डेवलप हो सकती है कि खुदा न खास्ता कल हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ न जाना। मुल्क की सलामती, लोगों की सेहत हमारे लिए अव्वलीन फ़र्ज़ है हमारा। अगर लोगों की सेहत रहेगी तो इंशाल्लाह जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे। ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं, जलसे जुलूस का बड़ा टाइम है, तो मेहरबानी करके आप जलसे जुलूस ना करें। अच्छा, आजकल मुझे हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है और बिलअमूम वीकेंड जो है वो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा गुजरता है। इमेजिन ही मैं आपको अपना वाक़या बता रही हूँ, आंखों देखा। और वो मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ अपने वालिद का और साथ वाले बेड पर एक खातून आती हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो कैजुअली नहीं अटेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो बहुत पेन में है और उन्हें उनके जो अटेंडेंट्स वो कह रहे हैं इनको बस पेन किलर लगा दें, पेन किलर लगा दूँ। कह रहे हैं हमें देखने तो दें। और उन्होंने उनके टेस्ट खोले तो पता चला उन्होंने कहा इनको कोविड पॉजिटिव किस वक्त हुआ। और ये आवाज़ जो है बॉम्ब की तरह थी मेरे लिए भी, मेरे वालिद एक इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन में और साथ वाले बेड पर जो है वो कोविड पॉजिटिव। तो उन्होंने कहा जी ये तो जी कोविड पॉजिटिव तो है मगर दर्द का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप छोड़ें कोविड को, आप इन्हें टीका लगा दें। उन्होंने कहा इन्हें रेड वार्ड में इन लेके जाने की ज़रूरत है, रेड जोन में, और आपने क्यों नहीं हमें बताया। सो ये सूरत हाल है हमजा, ये मैं आपको बता रही हूँ जो कि देख कर विटनेस करके आई। एंड आई वाज आल्सो, जिसे कहना चाहिए ना, मेरी तो जान निकल गई थी कि कोविड पॉजिटिव एंड एक्टिव पेशेंट जो है वो वहाँ पे मौजूद है एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज है कि दे कैन ईजिली कैच। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसमें कोई डॉक्टर क्या कर सकता है, इसमें हमारा जो पैरामेडिक स्टाफ है वो क्या कर सकता है कि जब आप खुद ही पता होने के बावजूद, एक तो ये चीज़ है कि आपको इल्म नहीं है, दूसरा ये कि आपके पास रिपोर्ट मौजूद है और आप उसको संजीदा छुपा रहे हैं। वो डॉक्टर्स की जिंदगी, वो 7 मरीजों की जिंदगी, मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों दूसरों को मारने के दर पे होते हैं, हम क्यों इसको नहीं संजीदगी से लेते। इसी हवाले से बात करेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। आपने फरमाया कि पंजाब में कोरोना के ज़्यादातर सीरियस केसेस आ रहे हैं, ये क्या स्टडी है, किस हवाले से आपने ये बात की, और आप बतौर डॉक्टर क्या समझती हैं, मकामी आबो हवा का या मौसम का इसमें ज़्यादा अमल दखल है? देखिए जी, दोनों चीज़ों का अमल दखल है। एक तो अमल दखल इस बात का है कि मौसम सरमा है और इस ज़माने इस वक्त एक तो स्मॉग का बड़ा मसला बन जाता है हर शहर के अंदर, और ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये कैरी करता है आपका वायरस और ज़्यादा देर तक कैरी करता है। एक तो ये भी वजह है, और दूसरी बात है कि आपके सामने है कि लोगों ने बिल्कुल ही SOPs के ऊपर प्रैक्टिस करनी छोड़ दी। और जब आप SOPs पे ना प्रैक्टिस करें और इस तरह के जलसे जुलूस और सब काम आप कर रहे हो तो फिर आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि हम इस कोरोना को कंट्रोल करके रखें। कोरोना की वबा जो फैल इस वजह से रही है। आप देखिए कि वबा के आप इंसिडेंट्स देखें, इस वक्त गुजरांवाला के अंदर हमारा 1% वहाँ इन्फेक्टिविटी रेट था, 4% से ऊपर निकल गया। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको पता है 21% पर चला गया है, पर्टिकुलरली पेशावर के अंदर। अब ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जो हम SOPs को करें, मास्क लोगों का पहनना, एक दूसरे सोशल डिस्टेंसिंग रखना,
और वो एक्टिविटी सिर्फ करें जो हमारी रोज़े माश के लिए ज़रूरी है, जो आपके पैसे कमाने के लिए ज़रूरी है, वरना ये जो और किस्म की सारी एक्टिविटीज़ हैं उन पे हम सबको रोक देना चाहिए। आपने सही कहा। ये भी बताइएगा कि कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आती जा रही है, लेकिन अवाम SOPs पर अमल नहीं कर रहे। अगर यही रवैया है रहा तो कितने हालात बिगड़ सकते हैं, कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और दूसरा, हुकूमत के पास, हमारे पास इतनी सलाहियत है कि ज़्यादा केसेस होने पर अस्पताल मैनेज कर सकें इतनी तादाद में। हम माशाल्लाह से 22 करोड़ का मुल्क है, अस्पतालों की हमारी कैपेसिटी है पेशेंट्स को ज़्यादा तादाद में ट्रीट करने की। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है पिछले 9 महीने के अंदर हमने मामलात जो हैं इतने अस्पतालों के बहुत बेहतर कर दिए हैं। आपके सामने हैं, इस वक्त हमारे पास 18 लेबॉरेटरीज़ मौजूद हैं। हम 22,000 टेस्ट रोज़ाना के कर सकते हैं। जैसे कल के दिन में हमने 21,000 टेस्ट किए थे। इसके अलावा तकरीबन 10,000 हमारे पास ऐसे बेड्स हैं जिनको सेंट्रली सप्लाइड ऑक्सीजन है। फिर हमारे पास वेंटिलेटर्स की तादाद हमने बढ़ा दी है और तकरीबन 1000 से 1200 वेंटिलेटर्स तो हमने मखसूस कर रखा है अपना कोरोना के लिए। फिर हर किस्म की दवाई, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हमारा जो हमने ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय किया वो सब इस वक्त हमारा मौजूद है। कुछ अस्पताल हमने मखसूस किए हुए हैं, जैसे मेयो अस्पताल लाहौर के अंदर किया हुआ है, यूरोलॉजी हॉस्पिटल जो है वो रावलपिंडी में किया हुआ है। इसी तरीके से मुल्तान निश्तर के साथ हमने तैयब अर्दुगान अस्पताल जो है वो मखसूस कर दिया है। भावलपुर के अंदर हमने सिविल अस्पताल मखसूस कर दिया है। तो हमने बाकायदा अस्पताल भी मखसूस कर दिए हैं जो सिर्फ कोरोना की ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बाकी काम नहीं कर रहे। वो वजह ये है कि हम चाहते हैं कि ये कम से कम फैले, तो हम ये भी चाहते हैं कि बाकी काम अस्पताल वाले जो है वो अपना चलाते रहेंगे। सारी सहूलतें अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ों के लिए मौजूद हैं, लेकिन अगर तादाद बहुत बढ़ जाए मरीज़ों की तो फिर हमें मसला पड़ेगा। अब जैसे मुल्तान का आप देख लें, जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा इसरार भी किया है और अपील भी की है कि वहाँ हमारे पास 58 वेंटिलेटर्स हैं। अब 58 वेंटिलेटर्स में से 41 वेंटिलेटर्स पे इस वक्त मरीज़ हैं, 17 हमारे पास खाली हैं। अब अगर मरीज़ ज़्यादा आ गए और आपको पता है मेजॉरिटी पेशेंट जो हैं उनको प्रॉब्लम जो है वो लंग्स की होती है, तो हम किस तरह इनको संभालेंगे। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बार बार अपील की थी कि आप मेहरबानी करके मुल्तान के जलसे को ज़रा मुलतवी कर दें, कहीं और कर लीजिए। अभी इस वक्त मुल्तान में तो सिचुएशन बहुत ख़राब है। सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेट पंजाब में इस वक्त मुल्तान में, यानी 11 और 12% के दरमियान में, और बहुत मुश्किलों से हम पहले ये 31% था, आज से 1 महीना पहले 31% पे था, बहुत मुश्किलों से उसको कम करके हम इस लेवल पे लेके आए हैं। हमने लॉकडाउन्स किए हुए हैं। इस वक्त पंजाब के अंदर कोई तकरीबन 2030 लॉकडाउन हैं, 40,000 लोगों को हमने कन्फाइन किया हुआ है। तो ये इकदाम उठा के हमने कोई सिचुएशन को कंट्रोल किया हुआ है, इस सिचुएशन फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, वह सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है, ऑपोजिशन मान नहीं रही, जलसे कर रही है। हुकूमत ने प्रेशर डालने की तो कोशिश की ऑपोजिशन के ऊपर, लेकिन कायल करने की कितनी कोशिश की गई कि उनसे बैठकर बातचीत कर ली जाती है कि ये मामलात अभी रोक लिए जाएं। देखिए, अहम चीज़ यह है कि ऑपोजिशन को अगर आवाम से इतनी हमदर्दी होती तो कम से कम आवाम की सेहत के बारे में ज़रूर ख्याल करते। उनको बिल्कुल आवाम से कोई हमदर्दी नहीं है, और जिन बातों पे वो कर रहे हैं आपको और मुझे भी पता है कि ये सारा शोर और गुल इसलिए मचा रखा है बिकॉज इनको पता है इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, ये अपने केसेस से बचने की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। अगर बाकी आवाम की खातिर करते तो इस वक्त सबसे अव्वलीन आपके दिमाग में ये बात की तरजीह होती कि हमें इनके लोगों की सेहत का ख्याल करें। जब आपको पता है, यानी आप ख़ुद तो इतने ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं कि अपना उस बख्तियावर की मंगनी के ऊपर आपने सबका पहले PCR करवाया और फिर उनको वहाँ आने दिया और थोड़े लोगों को बुलाया कि वहाँ ये वबा न फैले, तो आप अपने घर वालों को तो इस तरीके से प्रोटेक्ट करें। तो जो आवाम है उसको कहा कि आप सारे तशरीफ़ लाएँ ताकि आपको कोरोना लगे। और अफसोस से कहना पड़ता है कि मौलाना फजल रहमान साहब का जिस तरह का रवैया हुआ है, वो तो लगता है अगर वो किसी तो वो कौम दुश्मन बातें कर रहे हैं। और कल भी मेरी अपना गिलानी साहब अली गिलानी से बात जब हुई तो उन्होंने मेरे सामने अमेरिका का वो रखा कि वहाँ प्रोटेस्ट इतनी बड़ी बड़ी हुई, उनको रोका नहीं गया, और उसकी वजह से मैंने उनको बताया ना रोकने की वजह से वहाँ देखिए वबा किस तेज़ी से फैली है। 10 लाख लोग मर चुके हैं अमेरिका के अंदर, और अगर ट्रंप इलेक्शन हारा तो वो इसी वजह से हारा क्योंकि उसने इस वबा पे काबू नहीं पाया था।
पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने बड़ी एफर्ट करके बहुत ज़्यादा एफर्ट की गई है और इसमें हम सारों ने एक मुश्तरका एफर्ट के साथ, यानी मुझे अफसोस होता है कि जब आप NCOC की मीटिंग में बैठें तब आपकी बात कुछ और हो, बाहर निकले तो बात कुछ और हो। जब हम पिछली NCOC की मीटिंग में हम सारे मिनिस्टर्स बैठे हुए थे तो सिंध की मिनिस्टर जो हैं वो डॉक्टर हैं और वो बिल्कुल मेरी हर बात पे वो एग्री कर रही थी, बल्कि उन्होंने कहा जो डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं, जिसमें हमने कहा था कि हमें स्कूल कॉलेजेस जो हैं उनमें पाबंदी लगा देनी चाहिए। अभी हमारे मसले मसाइल हैं, तो जब इन चीज़ें इतनी मुश्किल हमने वो लिए हैं, डिसीजंस लिए हैं, तो ऐसी कौन सी बात है। आप देखें कराची के अंदर जलसा हुआ है ना, कराची के अंदर हालात देखें कराची के इस वक्त क्या है, खैबर पख्तूनख्वा में जलसा हुआ, देखें वहाँ क्या हुआ है। तो मेरा ये मतलब है कि रहम करें आवाम के ऊपर, आप मेहरबानी करें, आवाम का भी कभी सोचा करें। और मेरे लिए तो वाकई बहुत तकलीफ चीज़ होगी और खुदा न खास्ता ये वबा इतनी फैल जाए कि कल मेरे अस्पताल इनको संभाल ना सके। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रही थी। ये वो रवैये हैं कि जो हम समझते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, सिर्फ वो SOPs फॉलो नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सोच गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये आप देख ही रहे हैं, आज जलसा भी आप देखेंगे। और जो मैंने भी रवैया जिसका जिक्र किया है, मतलब ये रवैया और ये अंदाज, एक तो हमने SOPs को फॉलो नहीं करना, दूसरा फिर हमने एक और SOP है कि आपको अगर मालूम है कि आपको इन्फेक्टेड हैं या आपका एक्सपोजर है ज़्यादा लोगों के साथ, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। आप उसको भी छुपा रहे हैं, तो हम तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी सूरत हाल में अपने आप को और दूसरों को डालते हैं, समेत इन सियासी जलसों के, समेत उन तमाम गैदरिंग्स के जो कि हम बहुत लापरवाही के और गैर मोहतात रवैये के साथ करते चले जा रहे हैं कि खुदा न खास्ते इससे सूरत हाल बहुत ख़राब भी हो सकती है। इसी पर बात कर लेंगे। कोरोना एडवाइजरी कमेटी पंजाब के चेयरमैन हैं डॉक्टर महमूद शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। कहिएगा कि आलमी वबा की बात हो रही है और फिर जब SOPs की बात हो रही है दूसरी लहर में, तो SOPs पर बिल्कुल अमल नहीं किया जा रहा, एहतियात तो बिल्कुल हमने नज़रअंदाज कर दिया है। पहले ये बता दें कि आपको क्या वजह समझ आ रही है ये एहतियात को नज़रअंदाज करने की? देखिए, इसकी बुनियादी तौर पे 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जैसे मैं पहले भी इस खदशे का इजहार कर चुका था कि इंसान की नेचर में ये होता है कि कुछ हद तक पाबंदियां कबूल कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो रिबेलियस हो जाता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, सारी दुनिया में हो रहा है। जो बच्चे पैदा हुए थे 15, 20, 25, 30 साल पहले, तो उन्होंने तो दुनिया एक मुख्तलिफ नौइयत की देखी है। अब जब उनकी जिंदगी में एक तासुल आता है और जब उन पर बहुत पाबंदियां लगती हैं, तो कुछ अर्सा तो वो एक खौफ की वजह से उस पर पाबंद रहते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप समझते हैं ना, डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है हर इंसान, और वो खतरा जो है उसको उतना महसूस नहीं होता, बल्कि उसको अपनी जिंदगी ज्यादा तकलीफ से महसूस होती है जब वो मुकम्मल तौर पे तब्दील होती है। सबसे बड़ी वजह तो ये। दूसरी बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ, हमारा तो किसी सियासत से ताल्लुक नहीं, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती हुकूमत और अपोजिशन दोनों की है। हुकूमत ने भी अपने छोटे मोटे जलसे किए, अपोजिशन अपने जलसे कर रही है। तो मेरे नजदीक तो इस वक्त सबसे बड़ी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी लीडरान पे थी। लीडर सिर्फ सियासी तो नहीं होते, लीडर तो अवाम को रास्ता दिखाने के लिए होते हैं, मिसाल कायम करने के लिए होते हैं। तो ये तो मौका था कि दोनों अतराफ से एक ऐसा फकीदुल मिसाल मुजाहिरा किया जाता कि उनके लहजे से, उनकी बात से अवाम की मोहब्बत नजर आती। लेकिन अगर आप अवाम को पसे पुश डाल देंगे और आप ऐसा बिहेवियर, तो लोग तो इनको आइडियलाइज करते हैं, लोगों के तो यही लोग हैं। तो अगर वो ऐसे करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई उम्मीद है कि कोई भी लोग इन SOPs पे अमल करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा ना कि मुसलसल कहा जा रहा है, और NCOC के इजलास में भी बताया गया कि मुल्क में कोरोना वायरस का 70% फैलाव 5 बड़े शहरों में, तो क्या छोटे शहरों में कोरोना हो नहीं रहा या रिपोर्ट नहीं हो रहा, डेटा नहीं इकट्ठा हो रहा, और बड़े शहरों में ज्यादा फैलाव की वजूहात आपके ख्याल में क्या है? वो तो बड़ी आम फहम बात है जी कि ये वायरसेस जो फैलते हैं ये करीबी कॉन्टेक्ट से फैलते हैं, ये ना खाने की चीज़ों से फैलते हैं, ना उस तरह बज़ाहिर एक आदमी के हाथ लगाने से जाते हैं इतनी फ्रीक्वेंटली, जितना ये सांस के जरिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जाते हैं। तो सर्दियों में अमूमन वायरल इलनेसेस ज़्यादा होती हैं और बड़े शहरों में ही होती है हमेशा, इसलिए कि जहाँ पर लोग इकट्ठे रहते हैं, खुली हवा नहीं मैसर होती है। आप जाएँ तो शहरों में तंग तारीख गलियाँ हैं, छोटे छोटे घर हैं जिनमें बाहर से लोग आते हैं मजदूरी के लिए और एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। तो ये वायरस के फैलाव के लिए आइडियल सिचुएशन होती है। गांव में फिर भी अभी, और हमने इस पर बहुत सी पहले रिसर्च भी की कि शहरों के स्लम्स जो हैं ये सेहत के लिए बहुत खतरनाक होते हैं बनिस्बत गांव के, जहां शायद प्रॉस्पेरिटी मुकाबलतन कम भी हो, लेकिन उनको ताज़ा हवा मैसर होती है, ग़िज़ा भी कुछ बेहतर मैसर हो जाती है,
और इस वजह से उनकी सर्कुलेशन अच्छी होती है। अब हम शहरों में रह रहे के हमें इतनी आदत पड़ चुकी होती है, अब सर्दियां आएंगी तो कमरे बंद हो जाएंगे, खिड़कियां बंद हो जाएंगी, हवा की सर्कुलेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लोग साथ साथ जुड़ के बैठेंगे। और यही चीज चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, पब्लिक कांग्रेगेशन में जाहिर हो जाती है कि लोग जब इकट्ठे बैठ। डॉक्टर महमूद शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आप वजह बता रहे थे कि क्यों ज़्यादा फैल रहा है, गैदरिंग ज़्यादा होती हैं, जगह तंग होती है, सब तमाम मामला। और बहुत ज़रूरी है कि हम वेंटिलेट करना शुरू कर दें अपने घरों को, कुछ देर के लिए ज़रूर खिड़कियां खोलें, कोशिश करें धूप जो है वो आए, और ख़ुद भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप में खुली हवा में, छत पर, अगर छत है, टेरेसेस हैं तो वहाँ पर बैठें। और अब बात कर लेते हैं उस हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद की जो आज मुल्तान में जलसा करने जा रही है, और हुकूमत बहुत सख्त मुजाहरा करना चाहती है कि ये नहीं होना चाहिए जलसा, और हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी है। और सियासी जो ताकत दिखानी है, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तो कोरोना का शिकार हो चुके हैं और ख़ुद घर में महदूद हैं, और इन हालात में पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा इकदाम उठाया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की छोटी साहबजादी आसिफा भुट्टो को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। ये फैसला कितना इफेक्टिव होगा, कितना अच्छा होगा, आसिफा भुट्टो की सियासत और सियासी करियर के ऊपर पहले भी बहुत से सवालात किए गए थे। ये कहा गया था कि वो सियासत में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं, फिर कहा गया कि वो सियासत में नहीं उस तरह से एक्टिव होंगी। ये अब बहुत बड़ा इबाम है, और ये एक फ़ैसला होना है कि आसिफा भुट्टो जो है उनका सियासी करियर का क्या ये आगाज़ है, क्या इसके बाद भी वो इसी तरह से सियासत में एक्टिव रहेंगी, अमली तौर पे मुतहरिक रहेंगी। पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि आसिफा भुट्टो जरदारी PDM के मुल्तान में होने वाले जलसे में शिरकत करके सरप्राइज़ दे सकती हैं, और सियासी हलकों में ये बात गर्दिश कर रही है, जैसे कि हमने आपको बताया पहले कि PDM के अवामी जलसे में आसिफा की शिरकत क्या शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बेटी के सियासी आगाज़ है उनके करियर का। इससे पहले भी जैसे बताया मुतादिद सरगर्मियों में हिस्सा ले चुकी हैं। और वैसे भी कौमी सियासत को देख लिया जाए तो ख़वातीन की आमद ज़्यादातर हादसाती होती है या मजबूरी की शक्ल में होती है, और ऐसा ही होता रहा है कि हम पहले देख लें। और इन ख़वातीन ने मुश्किल हालात में भी क़यादत की भरपूर सलाहियतों का मुज़ाहरा किया है और नाक़दीन को बिल्कुल हैरान किया है। हमने माजी में ऐसी चीज़ें, ऐसी ख़वातीन सामने आती देखी हैं। बेनज़ीर भुट्टो की अगर बात कर ली जाए तो जैसे हालात में वो सामने आई थी, अब आसिफा जो सामने आ रही हैं, क्या यौम तासीस होने की वजह से चाह रहे थे कि भुट्टो ख़ानदान का कोई वारिस वहाँ पर मौजूद हो जो लाजमी खिताब करे? ये तो अब देखना होगा। आसिफा भुट्टो के बारे में पहले भी जैसे मैंने कहा बहुत सारी चमगोइयाँ होती रहीं, लोग उन्हें एक बेहतर पॉलिटिकल विजडम के हामिल भुट्टो ख़ानदान का फ़र्द समझते हैं, जानते हैं। उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियाँ खुद महदूद कर दी थी, उसके बाद अब दोबारा से उनका ये इस जलसे में शिरकत यकीनी तौर पर बहुत अहम हो सकता है। इस हवाले से बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर खान से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, बिलावल भुट्टो कोरोना में मुब्तला होने के बाद आज मुल्तान जलसे में शिरकत नहीं कर रहे। इतलात यही है कि आसिफा भुट्टो उनकी नुमाइंदगी करते हुए जलसे में शामिल होंगी। ये बताइएगा कि बेनज़ीर भुट्टो की बेटी के सियासी सफ़र का बाकायदा आगाज़ होगा, ये सिर्फ वन टाइम है कि वो आएंगी, जलसे में शामिल होंगी और बिलावल भुट्टो के बाद वापस आने के बाद फिर वो मंजर से गायब हो जाएंगी? देखिए, बात यह है कि आपने आसिफा भुट्टो जरदारी को हमेशा मुतहर्रिक देखा है, चाहे वो कैंपेन हो, बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्शन कैंपेन हो, या इसके अलावा डारखाना में इलेक्शन कैंपेन थी, या जहाँ जहाँ भी आपको हमने देखा कि उनको मौका मिला, उन्होंने एक भरपूर जो है पीपल्स पार्टी की आवाज़ बन के जो है अपना सामने आई हैं। और अभी भी क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोविड की वजह से जो है क्वारंटाइन किए हुए हैं, तो वो नहीं आएंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का यौम तासीस का जलसा हो और बेनज़ीर की आवाज़ न गूंजे? तो बेनज़ीर आवाज़ ज़रूर गूंजेगी आसिफा भुट्टो जरदारी की सूरत में, और हम देखेंगे कि वो जो है हम सबके साथ हैं, और किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भुट्टो ख़ानदान से कोई नहीं और कारकुन यहाँ पर है। कारकुन भी यहाँ पर होंगे और बेनज़ीर भुट्टो की बेटी भी यहाँ पे होगी, बेनज़ीर की आवाज़ भी यहाँ पे होगी, बेनज़ीर की सूरत भी यहाँ पे होगी, और यौम तासीस पे बेनज़ीर बात करेगी। बिल्कुल सर साहब, आप बाज़ हल्के ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी PDM इत्तेहाद में अब दिलचस्पी नहीं ले रही और जलसों में नहीं जा रही थी उस तरह से। आप GB आप कैंपेन के दौरान भी देख लें तो इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए आसिफा भुट्टो को मुल्तान जलसे में लाया जा रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है? मैं ये समझती हूँ कि इससे ज़्यादा मज़ाक़ा खेज़ बात नहीं हो सकती। आप ये देखें कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जितनी आपको यहाँ पे मुतहर्रिक नज़र आ रही है, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि पहले मूसा गिलानी को और उसके बाद जो है कासिम को गिरफ़्तार किया गया है, जिस तरीके से आप यहाँ पे पीपल्स पार्टी के कारकुनों को देख रहे हैं, हम सब यहाँ पर हैं,
हरेसमेंट जारी है। जो है होटल्स में हम ठहरे हुए हैं, वहाँ पे फ़ोन करके जो है बताया जा रहा है कि जी हमें डिटेल्स इकट्ठी कर रहे हैं, कभी जो है वहाँ पे रेड्स हो रही हैं। यहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी के कारकुन जिस जोश और जज्बे के साथ मौजूद है, उसके बाद ये कहना है कि पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी तो है। इस जलसे को तो होस्ट ही पीपल्स पार्टी कर रही है। ये पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का जलसा है, जिसको सॉलिडारिटी में पीडीएम के जलसे के साथ भी जो है हमने इसको मुंसलिक किया है, और पीडीएम की भी तमाम रहनुमा यहाँ पर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल एपीसी जो है वो पीपल्स पार्टी उसकी होस्ट थी। एपीसी उसी एपीसी के अंदर जो है पीडीएम का जो है क़याम हुआ, और पीपल्स पार्टी जो है बिल्कुल पीडीएम के हर फैसले में बिल्कुल साथ है, सबसे साथ है, सबके आगे है। बिल्कुल सही है। सर कामरान साहब, कुछ अर्से पहले तक आसिफा भुट्टो को एक बड़ी पजीराई मिली थी सियासी मंजरनामे पे, जैसे आपने खुद कहा बेनज़ीर की बेटी के तौर पर उनको और उनकी रिजेम्बलेंस और उनका अंदाज़ जो है उसकी भी बड़ी मुशाबहत की बात की गई थी, लेकिन फिर उन्हें थोड़ा सा उन्हें बैक स्टेप लेने के कह दिया गया था और बिलावल भुट्टो जो है वो फ्रंट स्टेज पर आए थे। पाकिस्तान की कौमी सियासत में ख़वातीन ने मुश्किल हालात में भी क़यादत की भरपूर सलाहियत का मुजाहरा किया है, अक्सर लोगों को हैरान किया है। क्या ये भी सरप्राइज़ एलिमेंट, जैसे कहा है गिलानी साहब ने कि एक सरप्राइज़ जो है वो दे सकती है, तो क्या सरप्राइज़ है? क्या आप आसिफा भुट्टो में भी मुस्तकबिल की बड़ी सियासी लीडर की झलक देखती हैं? और क्या एक ही ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान में बैक वक़्त दो सियासी लीडरान जो हैं वो हो सकते हैं कि बिलावल भी हों और आसिफा भी हों? देखिए, बात यह है कि मैं कहूँगी कि पीपल्स पार्टी के अंदर तो कोई तफरीकी नहीं है ख़वातीन की और मर्दों की। ठीक है, पीपल्स पार्टी की जो है सरबराह जो है वो पहली मुस्लिम दुनिया की खातून वज़ीर आज़म थी जो 2 दफ़ा पाकिस्तान में इलेक्ट हुई। तो पीपल्स पार्टी में ये तफरीक है ही नहीं। आप ये देखेंगे कि पीपल्स पार्टी के हर कारकुन, चाहे वो खातून हो चाहे वो मर्द हो, वो उतना ही मुतहरिक है। और मैंने आपको कहा ना कि मछली को तैरना कोई नहीं सिखाता। जिसने बेनज़ीर भुट्टो की गोद में परवरिश पाई हो, वो आसिफा भुट्टो जरदारी अपने अंदर सियासी शऊर लेके पैदा हुई है, और जितनी मेहनत से उसने बीबी के पैगाम को आगे पहुंचाने की कोशिश की है, चाहे वो पोलियो वैक्सीन के एम्बेसडर बन के पाकिस्तान के बच्चों को बचाना हो, फिलैंथ्रोपिक काम हो, वेलफेयर की बात हो, हकूक़ की आवाज़ हो, क्या जो है पीपल्स पार्टी की ख़वातीन के हकूक़ के लिए खड़ा होना। तो मैं ये समझती हूँ कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि आप एक मजबूत आवाज़ देखेंगे। मैंने एक जुमले में आपको बताया है कि आप बेनज़ीर भुट्टो को बात करता हुए देखेंगे। वो बेनज़ीर आवाज़, बेनज़ीर की बेटी, बेनज़ीर तरीके से बेनज़ीर साहिबा की नुमाइंदगी कल के यौम तासीस हो। ठीक है सहर कामरान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। और जलसा गाह की सूरत हाल भी जान लेते हैं, उधर क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रही, क्या लोग आना शुरू हुए नहीं हुए। मोहम्मद आसिफ मुल्तान में मौजूद है। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा, क्या आप वहाँ पर देख रहे हैं, मनाजिर क्या देख रहे हैं? क्या तैयारियां जारी हैं, नहीं हो रही हैं, पुलिस तैयारी नहीं करने दे रही, क्या कुछ जाले आए हैं अभी तक? जी बिल्कुल, जालों की जैसे बात की, जालों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला जो कह दे कि जुलूस की सूरत में, टोलियों की सूरत में जो पहले कारकुनान है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये 20 से 30 कारकुनान की एक टोली थी यहाँ पर पहुँची है। और अगर आज आज जलसे के हवाले से बात की जाए तो आज पीडीएम हर सूरत जलसा करने के लिए बाज़िद है। कल मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी कहा था कि हर सूरत हम मुल्तान के जो किला कोना कासम बाग है वहाँ पर जलसा करेंगे और एक पावर शो, भरपूर पावर शो करेंगे। दूसरी जानब आज की जो स्ट्रेटजी के हवाले से बात की जाए तो स्ट्रेटजी ये बनाई गई है कि मौलाना फजलुर रहमान जो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह है, JUI के तमाम कारकुनों को हिदायत दी गई है कि वो 10 से लेकर 11 बजे के दरमियान जो मदरसा कासम अलूम है वहाँ पर पहुँचे। तमाम कारकुनान वहाँ से इकट्ठे होकर एक रैली की सूरत में मौलाना फजलुर रहमान जिस रैली की क़यादत करेंगे, वो 12 बजे के बाद यहाँ पर किला कोना कासम बाग की तरफ रवाना होंगे और किला कोना कासम बाग जहाँ पर जलसा करना है वहाँ पर पहुँचेंगे। दूसरी जानब अगर गिलानी हाउस की बात की जाए तो गिलानी हाउस से भी यही बनाया जा रहा है कि कुछ ही देर में आसिफा भुट्टो जरदारी जो सिंध से मुल्तान पहुँच जाएंगी, और वो भी एक टोली की सूरत में, एक जुलूस की सूरत में तैयारियां इस वक्त जारी हैं, जाले भी आ रहे हैं। आसिफ बहुत शुक्रिया। सियासी तसादुम की सूरत लग रही है, हुकूमत कह रही हम करने नहीं देंगे, वो कह रहे हैं वो डंडे उठाएंगे तो आप भी डंडे उठा लें, लेकिन होगा क्या, ये बहुत देर नहीं है इसमें देखने में। मेरा ख्याल हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे।